हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। ठीक, इससे पहले हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर जिसको नहीं पता है उन लोगों को बता दो, हमारे चैनल के माध्यम से SSGD और MTS को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग आज 18वां सेट करेंगे। इसमें 20 प्रश्न रहते हैं GK GS का, और उनसे संबंधित सारी चीज़ें का रिवीजन करवाते हैं। मतलब कि आप लोग एक वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें, तभी आप लोग को इस वीडियो का खासियत पता चलेगा। तो अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी को भी देख लीजिए। और एक बात है, करेंट अफेयर के लिए SPD बुक, जो कि 2025 का पूरे साल का करंट अफेयर का जो SPD बुक है उसको मैं करवा दिया हूँ। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाइए और जितना उसमें करवाया गया आप उतना कर लीजिए। आप उससे करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, बाकी आप इन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए। GK GS आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग मैं बार बार बोलता हूँ कि खुद से क्वेश्चन करने का कोशिश करिएगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1743, ऑप्शन बी है 1784, ऑप्शन सी है 1813 और ऑप्शन डी है 1853। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा काफ़ी सारे एक्ट लाए गए थे, तो अभी उन सारी एक्ट को आप लोग को मैं रिवीजन करवाऊंगा और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए थे उन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ये 1784 में आया था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, इसका उद्देश्य था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आप लोगों को पता होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। और इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाता है। क्या होता है कि पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस पर भारत पर उन्हीं का नियंत्रण था, यानी कि कंपनी का नियंत्रण था। तो ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए 1784 का एक्ट लाता है और उसमें बदलाव करता है। ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? तो इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित करने वाला पहला कदम था। ये कंपनी द्वारा था और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को, जो बंगाल का पहले गवर्नर पद होता था, इसको गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद 1813 में आता है चार्टर एक्ट। 1813 में चार्टर एक्ट आता है और इसमें कंपनी का चाय और चीन, यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ब्रिटिश कंपनियों को चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर बाकी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बना, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। तो किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक था। पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 में क्या आता है? भारत सरकार अधिनियम। इसमें शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जो शासन था पहले कंपनियों के अधीन था, लेकिन अधिकार क्या था? ब्रिटिश सरकार के अधीन ही काम कर रहे थे कंपनी। लेकिन क्या हुआ 1858 के भारत सरकार अधिनियम में पूरी शासन को अपने हाथ में ले लिया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया भारत का शासन। और भारत के राज्य सचिव का पद सृजित हुआ। और भारत में जो यहाँ पर भारत की शासन व्यवस्था को देख रेख के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। बाकी जो यहाँ पर शासन था ये सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था।
उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भी किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया था। ठीक, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था कब किया गया था, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक, फिर आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1929 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। इसमें प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया। इस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू किया गया। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। जो संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन आप लोग पढ़ते हैं, ये 1935 के शासन अधिनियम में ही लाया गया था, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और यह वर्तमान संविधान में सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, संवैधानिक स्रोत का सबसे मतलब कि 2/3 भाग 1935 के ही शासन अधिनियम से हम लोग के संविधान में लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और इसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिलती है। ठीक, और ब्रिटिश शासन समाप्त होता है। और इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद संविधान का निर्माण होता है, जिसमें कि पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और तीसरी जो कि 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी संविधान सभा का बैठक हुआ था, उसमें उद्देशिका का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मसौदा को कब बनकर तैयार हुआ था, मसौदा समिति बोल रहा है। मसौदा समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बनने में कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में लगा था। ठीक, तो ये सारी संवैधानिक विकास से संबंधित सारी चीज़ें थी। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नंबर सवाल है, अमृतसर संधि 1946 में किसके बीच हुई थी। अमृतसर की संधि 1946 में किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए है अंग्रेज और सिख, ऑप्शन बी है अंग्रेज और कश्मीर के गुलाब सिंह है, और ऑप्शन सी है अंग्रेज और मराठा के बीच, और ऑप्शन डी है अंग्रेज और अफगान के बीच। तो अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और कश्मीर के गुलाब सिंह के बीच। तो आइए अब हम लोग कुछ संधि देख लेते हैं। ठीक, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जैसे कि सालाबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782 में। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। और यह किस लिए हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के लिए, और 20 वर्षों की शांति की बात इसमें कही गई थी। उसके बाद बेसिन की संधि 1802 में होता है। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करना, और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो बेसिन की संधि हुआ था, ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था। ठीक, ब्रिटिश सरकार के बीच। उसके बाद देवगांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1803 में हुआ था भोसले और अंग्रेजों के बीच। सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। दिल्ली आगरा क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। ठीक, इस संधि के तहत दिल्ली और आगरा क्षेत्र को अंग्रेज को दे दिया गया। और सिंधिया और अंग्रेजों के बीच कौन सा संधि हुआ था, तो सुरजी और अंजनगांव की संधि। उसके बाद राजघाट की संधि कब हुआ था, तो 1805 में। राजघाट की संधि 1805 में
होलकर और अंग्रेजों के बीच, होलकर और अंग्रेजों के बीच। पुणे की संधि 1817 में, पुणे की संधि 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों को अधिक क्षेत्र सौंपना। तो इसमें अंग्रेजों को अधिक क्षेत्र सौंपा गया था और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में, मंदसौर की संधि कब हुआ था? तो 1818 में। इसमें तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के लिए ये संधि हुआ था। मंदसौर की संधि के तहत तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति। ठीक, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि 1765, ये बक्सर युद्ध के बाद हुआ था, बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। और इसमें शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। ठीक, जो इस संधि के बाद ये संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था। तो इस संधि में क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारी यानी कि कर वसूलने के अधिकार किसको दे दिया? तो कंपनी को दे दिया, ब्रिटिश कंपनी को। उसके बाद है पुरंदर की संधि 1665 में होता है। पुरंदर की संधि 1665 में होता है। मुगल साम्राज्य के तरफ से जय सिंह थे और शिवाजी महाराज के बीच, मुगल साम्राज्य जय सिंह और शिवाजी के बीच होता है और यह अंग्रेज के समय से पहले की है। अलीनगर की संधि 1757, अलीनगर की संधि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1797 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियां थी, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है मध्य मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल। ठीक, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद पहले क्षोभ, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, फिर उसके बाद आयन, फिर बहिर्मंडल। ठीक, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटनाएं होता है। समताप मंडल में ओजोन परत, हवाई जहाज आदि इन सभी से क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग समताप मंडल को लगाइएगा। तो आइए वायुमंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो गैसों का संगठन यानी कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% और सर्वाधिक कौन है? तो नाइट्रोजन है। सर्वाधिक गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है 78%। और वही ऑक्सीजन लगभग 21% यानी कि 20.95%। और आर्गन जो है ये 0.93% है। आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.38% है, 0.38%। उसके बाद वायुमंडल की परतें के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे नीचे है क्षोभमंडल, सबसे नीचे क्षोभमंडल है। इसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, बादल, वर्षा आदि, आंधी तूफान, ये क्षोभमंडल में होते हैं। और समताप मंडल, इसमें ओजोन परत होती है जो कि यूवी किरण से बचाती है। आप लोग को पता होगा ओजोन परत किस लिए है? तो सूर्य से जो आती है यूवी किरण यानी कि पराबैंगनी किरण को ये पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से बचाती है, क्योंकि इसको डायरेक्ट आने से बीमारियां होती है। तो ये ओजोन परत ये रक्षा करती है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और यह परत में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श, यानी कि इसी परत में समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। मध्यमंडल, मध्यमंडल सबसे ठंडी परत है और इसमें उल्का पिंड जो आते हैं जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो उल्का पिंड है और जब पृथ्वी को आता है तो ये मध्यमंडल में आकर क्या हो जाता है कि ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो मध्यमंडल है ये काफ़ी ठंडा है। आयन मंडल, आयन मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तित करता है। रेडियो तरंगों संबंधी जो कार्य है ये आयन मंडल में होता है। उसके बाद है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में ये सबसे बाहरी परत है। बहिर्मंडल है जो सबसे बाहरी परत है और इसमें हल्की गैस हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। बहिर्मंडल सबसे बाहरी परत है और इसमें सबसे हल्की गैस हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, इसको हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि 2019 में सीएसओ
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये भी राष्ट्रीय आय का गणना करता था। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसके बाद NSO ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये दोनों को विलय करके NSO बनाया गया। ठीक, तो NSO अगर पूछे कि इसका कैसे स्थापित हुआ था, तो CSO और NSO को मिलाकर NSO बनाया गया। CSO और डबल SO है ना, तो उसको दोनों को विलय करके NSO बनाया गया। अब RBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। RBI का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। तो समिति पूछे तो हिल्टन यंग कमीशन हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जनवरी 1949 हो जाएगा। और इसके मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। और पहले जो था कोलकाता था, और इसको स्थानांतरित किया गया था 1937 में। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, ये ब्रिटिश थे सबसे पहले प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर है जो CD देशमुख है। और अगर RBI का प्रतीक चिन्ह पूछे तो ताड़ का पेड़ इसमें और बंगाल टाइगर रहता है। ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। इसका मुख्य कार्य है मौद्रिक नीति जारी करना, मुद्रा नोट जारी करना, सरकारी एक इसको सरकारी बैंक कहा जाता है और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक भी है। ठीक, तो ये सभी RBI के मुख्य कार्य है। और मौद्रिक नीति उपकरण रेपो रेट, यानी कि रेपो रेट जो है ये कौन लगाता है, तो RBI लगाता है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। और महत्वपूर्ण निकाय यानी कि RBI अधिनियम कब आया था, तो 1934 में आया था। RBI अधिनियम 1934 में आया था और 1935 में RBI का गठन होता है। 5 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद किसमें है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए है 123, ऑप्शन बी है 213, ऑप्शन सी है 356 और ऑप्शन डी है 368। तो किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 256 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 367 में क्या है, संविधान संशोधन। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें कि रिट जारी करने की शक्ति किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन है, तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। और अनुच्छेद 352, 56 और 60 आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, जिसमें कि ये 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर सवाल है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है अबुल फजल। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी, बी जियाउद्दीन बरनी। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद यानी कि भारत की खोज के लेखक
कौन है? तो अल बरूनी, अल बरूनी। तहकीक हिंद, किताब उल हिंद, अल बरूनी। अकबरनामा, आईने ए अकबरी, अकबरनामा या आईने ए अकबरी, अबुल फजल। तुजुक ए बाबरी, बाबर, तुजुक ए बाबरी बाबर का आत्मकथा है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तबकात ए नासरी मिहनाज उस सिराज, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज। ताजुल मासिर, ताजुल मासिर हसन निजामी, हसन निजामी, ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी। मुंतखाब उल तवारीख, मुंतखाब उल तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायनी। तारीख ए रसदी, तारीख ए रसीदी, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, तारीख ए फरिश्ता। फुतूह उस सलातिन, फुतूह उस सलातिन इसामी। खुजाइन उल फुतूह या तुगलकनामा, खुजाइन उल फुतूह या तुगलकनामा अमीर खुसरो, खुजाइन उल फुतूह तुगलकनामा अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी है, ऑप्शन बी है अवशिष्ट, ऑप्शन सी है मोड़दार और ऑप्शन डी है ब्लॉक पर्वत। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोड़दार। ठीक, मोड़दार पर्वत है। तो आइए हिमालय के बारे में हम लोग सारी चीजें देखते हैं डिटेल में। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ था ये टेक्टोनिक प्लेटों के अभिसरण से हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट जो थे ये टकराने से क्या हुआ है? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। मान लो ये दो प्लेट है, ये जब टकराए, यहाँ पर टकराए, तो ये यहाँ पर मोड़कर ये जो भाग है यहाँ पर पहाड़ जैसी रचना बन गई। ठीक, तो इस वजह से इसको मोड़दार पर्वत कहा जाता है। ठीक, ऐसे जब टकराया होगा प्लेट तो मुड़ मुड़ कर मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर पहाड़ जैसी संरचना बन गई। और इसकी लंबाई और विस्तार की बात करें तो ये लगभग 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु से लेकर पूर्व नदी तक ये फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि 8848.86 मीटर नेपाल में है। ठीक, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर जो कि सिक्किम में है। और इसकी श्रेणियां की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण में श्रेणी में विभाजित है। कुल 4 श्रेणियां हैं। हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हैं उत्तर से दक्षिण में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय और इसको नवीन श्रृंखला भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और इसी में क्या है कि K2 गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी जो, और ये माउंट क्या बोलते हैं हिमालय का जो दूसरा ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है। महान हिमालय, महान हिमालय हिमाद्री, ये सबसे ऊंची श्रृंखला है। इसी में क्या है कि महान हिमालय में ही ये माउंट एवरेस्ट है, महान हिमालय में। उसके बाद है इसकी जो औसत ऊंचाई है 600 मीटर है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई पूछे तो 600 मीटर हो जाएगा। और मध्य और या लघु हिमालय ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में है और ये शिवालिक के उत्तर में है। और ये पर्यटन स्थल शिमला मसूरी सब मध्य हिमालय में ही पड़ता है। जो शिमला और मसूरी ये पर्यटन के लिए जाना जाता है, ये सभी मध्य हिमालय में है। उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक ये सबसे दक्षिणतम चोटी है, श्रेणी है। ये सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी इसको कहा जाता है। शिवालिक को सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी कहा जाता है। और हिमालय में जितने सारे दर्रे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे काराकोरम, जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में है। जोजिला सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, ये सभी हिमालय में स्थित दर्रे हैं।
काराकोरम लद्दाख, जोजिला सिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। और पूर्व से पश्चिम इसका विभाजन देखें तो पूर्व से पश्चिम ये मान लो हिमालय है, तो इसको 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले है पंजाब हिमालय, उसके बाद है कुमायूं हिमालय, उसके बाद है नेपाल हिमालय, उसके बाद है असम हिमालय। ठीक, तो इसका क्रम याद रखिएगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, और ये है नेपाल हिमालय, और ये असम हिमालय। तो पूर्व से पश्चिम भी इसका विभाजन है हिमालय का। उसके बाद है वनस्पति, इसके निचले भागों में उष्णकटिबंधीय और ऊपरी भागों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। निचले भाग में कैसा वन, तो उष्णकटिबंधीय और ऊपरी भाग में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर सवाल है, राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? जो बजट में राजकोषीय घाटा आप लोग सुने होंगे, तो ये किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए कुल व्यय माइनस कुल आय, ऋण को छोड़कर। ऑप्शन बी है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ऑप्शन सी है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय, और ऑप्शन डी है कुल आय माइनस कुल व्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल व्यय माइनस कुल आय और ऋण को छोड़कर। ठीक, कुल व्यय माइनस कुल आय ऋण को छोड़कर। जो ऋण लिया जाता है बजट में, आप सुने होंगे, ऋण लिया जाता है, तो उस ऋण को छोड़कर क्या किया जाता है कि व्यय में से कुल आय को घटाकर राजकोषीय घाटा निकाला जाता है। 9 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होता है? मौलिक अधिकार है ये किसके विरुद्ध लागू होता है? ऑप्शन ए है निजी व्यक्ति, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है विदेशी नागरिक, और ऑप्शन डी है पंचायत। तो मौलिक अधिकार अगर बोले किसके विरुद्ध लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के विरुद्ध। तो आइए मौलिक अधिकार से संबंधित सारी चीजें देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार था 7 था, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन है वो इसको 44वें 7वां मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मौलिक अधिकार से निकालकर विधि का अधिकार बना दिया गया। विधि का अधिकार, संपत्ति का, ये जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, तो इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब 6 ही मतलब मौलिक अधिकार की संख्या अब 6 ही है। तो जो ये मौलिक अधिकार का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 6 जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोग देखेंगे। 6 मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद ये स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कि शिक्षा का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जो 6ठा मौलिक अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था। ठीक, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन। ठीक, बैसाखी जो कि पंजाब में ये त्यौहार मनाया जाता है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। और यह अमृतसर, पंजाब, अमृतसर जो जगह था वहाँ पर हुआ था, स्वर्ण मंदिर के निकट। और मुख्य अपराधी ये किसके द्वारा करवाया गया था? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक, गोली चलाने का आदेश दिया था। जो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे।
तो उसमें क्या किया गया कि ये ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। और आइए सब देखते हैं, इस उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। वहाँ का पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर था। हत्याकांड के कारण क्या है, हत्याकांड वहाँ पर जो हुआ था उसके कारण क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, इसे काला कानून कहा जाता था, क्योंकि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को आप कैद करके उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। और इसी के विरुद्ध में अमृतसर जो कि जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए। ठीक, उसके बाद नेताओं की गिरफ्तारी, जैसे कि अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ठीक, तो ऐसे ही इसी का रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर लिया गया था। तो इसी के विरुद्ध में क्या कर रहे थे, तो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। भीड़ पर क्या किया, तो गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इसमें लगभग 1650 राउंड गोलियां चली थी। कितना, तो 1650 राउंड गोलियां चली थी। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 379 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस की समिति मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में ये संख्या 1000 से अधिक बताई गई थी। ठीक, और इसके परिणाम और प्रतिक्रिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की जो उपाधि मिला था उसको वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद का भी पदक को लौटा दिया। और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिए। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिए। और हंटर आयोग, ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए अक्टूबर 1919 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर इस घटना का बदला लिया था। उधम सिंह ने कब, 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओडायर जिन्होंने ये जो इस घटना को अंजाम दिया था, इसको लंदन में गोली मारकर इस घटना का बदला लिया था उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है 1858 के अधिनियम, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है 1919 का अधिनियम। तो भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक, मौलिक अधिकार को। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम इससे पहले वाले मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग सारा डिस्कस कर लिए मौलिक अधिकार को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? थर्मामीटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है अल्कोहल। तो थर्मामीटर में जो द्रव का प्रयुक्त किया मतलब कि यूज किया जाता है वो है पारा। ठीक, वो क्या है? पारा है। 13 नंबर सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और इसमें नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इसका नारा है दयानंद सरस्वती की। और इन्होंने आर्य समाज की 1875 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। सत्यशोधक समाज जयतिबा फूले 1873 में। उनकी पुस्तक है गुलामगिरी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1939 में। गदर पार्टी लाला लाजपत राय लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखाना द्वारा 1913 में।
गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना द्वारा 1913 में। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने 1923 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। अभिनव भारत बी डी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत बी डी सावरकर 1904 में। अभिनव भारत का स्थापना बी डी सावरकर 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अधिकार किसे है? विधान परिषद जो राज्यों में होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। ठीक, तो राज्यसभा में विधानसभा में को समाप्त करना है या उसका गठन करना है, तो इन सारी चीज़ों का अधिकार है संसद को है। ठीक, तो आइए विधान परिषद से संबंधित सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो यह राज्य का उच्च सदन और अस्थायी सदन है। जैसे कि केंद्र का उच्च और अस्थायी सदन होता है राज्यसभा, वैसे ही राज्य का उच्च और अस्थायी सदन होता है विधान परिषद, और इसे कोई भंग मतलब नहीं होता है। सेम प्रोसेस होता है राज्यसभा का। ठीक, इसमें इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। ठीक, यह अनुच्छेद 169 के तहत आता है। अनुच्छेद 169 के तहत इसे बनाने या समाप्त करने की प्रक्रिया इसमें है। ठीक, और इसकी संरचना जो है 171 में है। संरचना किसमें है? तो 171 में है। कुल राज्य अभी तक मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद की व्यवस्था है। ठीक, अभी तक मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही क्या है? तो विधान परिषद है। सदस्य की संख्या विधानसभा का अधिकतम संख्या का 1/3 होता है। ठीक, विधानसभा का जो इसमें सदस्य की संख्या होता है विधानसभा का 1/3 होता है अधिक से अधिक, और न्यूनतम 40 हो सकता है। न्यूनतम क्या हो सकता है? 40, और अधिक से अधिक उस राज्य की विधानसभा के 1/3। कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक, न्यूनतम आयु 30 वर्ष इसकी जो न्यूनतम आयु है, जैसा कि राज्यसभा के सदस्यों की है वैसे ही विधान परिषद की भी है। और मनोनयन, राज्यपाल 1/6 सदस्य का मनोनीत करते हैं। इसमें 1/6 सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी है तेल उत्पादन और ऑप्शन डी है फल उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। ठीक, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। तो आइए अब हम लोग कुछ क्रांतियां देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हरित क्रांति, ये खदान उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति जो कि खदान, गेहूं और चावल से संबंधित है। और श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक वर्गीज कुरियन है। जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। पोल्ट्री क्रांति लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। उसके बाद है गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा, भूरी क्रांति उर्वरक और चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक है? रक्त का जो थक्का बनता है ये किस तत्व के कारण बनता है? ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त को थक्का बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। ठीक, रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आइए रक्त के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। और ये शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। कोई भी मनुष्य में कितना ब्लड होता है तो उसके वजन का 7% यानी कि 5 से 6 लीटर मैक्सिमम होता है, 5 से 6 लीटर। आरबीसी, आरबीसी क्या है? तो ये रक्त का ही भाग है। आरबीसी इसको लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है,
इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। आरबीसी के बारे में इतना पूछता है कि इसका जीवन काल कितना होता है 120 दिन का, और ये खत्म कहाँ पर होता है तो प्लीहा में, ठीक। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। और इसका कार्य पूछता है तो ऑक्सीजन, ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। पूरे शरीर में क्या करता है तो ऑक्सीजन को ले जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। वही डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिका, इनका इसका कार्य है रोगों से लड़ना। यानी कि ये रोग प्रतिरोधक है, रोग प्रतिरोधक है, ये रोगों से लड़ता है, ठीक। और जीवन काल इसका है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन ही इसका जीवन काल है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, ये रक्त का थक्का बनाता है। इसमें विटामिन के सहायक होता है, ठीक, विटामिन के सहायक होता है। प्लाज्मा 75%, ब्लड में प्लाज्मा 75% होता है, जो कि रक्त का तरल भाग है। रक्त का तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, और यह 55% है। इसमें 90% पानी और फाइब्रोजिन प्रोटीन, जो कि थक्का जमाने वाला होता है। 90% पानी होता है, और फाइब्रोजिन प्रोटीन ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है। रक्त समूह की खोजकर्ता लैंडस्टीनर, रक्त समूह की खोजकर्ता लैंडस्टीनर। अगर सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है तो ओ निगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव। और सर्वग्राही मतलब कि ये किसी से भी अपना खून ले सकता है, जिसका भी खून ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव वाले किसी से भी अपना खून ले सकते हैं, और जो ओ निगेटिव वाले हैं ये किसी को भी अपना खून दे सकते हैं। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो इसमें लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। 17 नंबर सवाल है, द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किन राज्यों में होता है? ऑप्शन ए है सभी राज्यों में, ऑप्शन बी है केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, ऑप्शन सी है 6 राज्यों में, और ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो द्विसदनीय विधानमंडल, जैसा कि अभी तक मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, तो द्विसदनीय मंडल कहाँ पर होगा तो मात्र 6 ही राज्यों में भी है, ठीक। तो आइए अभी हम लोग विधानमंडल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। राज्य के विधानमंडल का प्रावधान भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। और इसके अंग की बात करें तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के अंग होते हैं। और विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, जिस राज्य में विधान परिषद है उसी राज्य में ये विधान परिषद ऐड होगा। विधानसभा, इसको निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और इसके कार्यकाल 5 वर्ष, और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है विधान सभा, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इसके सदस्य अधिकतम, इसकी अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60, ठीक। अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60। अपवाद में गोवा और सिक्किम में इससे भी कम है, ठीक। और आयु, यानी कि विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। 25 वर्ष। विधान परिषद, इसको उच्च सदन और अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नियुक्त होते हैं। संख्या विधानसभा का 1/3, और अधिकतम ये विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान सभा के 1/3 और न्यूनतम 40। और न्यूनतम आयु विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। और धन विधेयक केवल विधान सभा में पेश किया जाता है, ठीक। धन विधेयक जो है ये केवल, जैसे कि केंद्र में भी तो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक। उसको क्या है कि राज्यसभा रोक नहीं सकता। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और लोकसभा में ही पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको रोक नहीं सकता है। वैसे इस सेम प्रोसेस इसमें है। विधानसभा में पहले धन विधेयक लाया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा इसको नहीं रोक सकता है। अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद खुद ये कानून बन जाता है, ठीक। 18 नंबर सवाल है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है शरत चंद्र। तो गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इंडिका मेगास्थनीज, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मुद्राराक्षस के विशाखादत्त, मुद्राराक्षस के विशाखादत्त। राजतरंगिणी के कलहड़, राजतरंगिणी के कलहड़। और कलहड़ में राजतरंगिणी में क्या है तो कश्मीर का इतिहास, राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल। बाबरनामा बाबर, तुर्की भाषा में। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी। आनंद मठ, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें इसी से वंदे मातरम लिया गया, आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। गोदान गबन और कर्मभूमि, गोदान गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, गोदान गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र। देवदास चरितहीन, देवदास चरितहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास चरितहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। गीतांजलि वरिंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि वरिंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि वरिंद्रनाथ टैगोर। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। 19 नंबर सवाल है, नर्मदा नदी किस सागर से में नहीं गिरती है, सॉरी, नर्मदा नदी है जो किस सागर में गिरती है, यानी कि इसका मुहाना किस सागर में। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है लाल सागर। तो नर्मदा जो नदी है ये अरब सागर में गिरती है, ठीक, अरब सागर में। तो आइए भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ को हम लोग देख लेते हैं। तो हिमालय नदी तंत्र, ठीक, हिमालय नदी तंत्र ये 12 मासी यानी कि 12 मास ये नदी बहती है, ठीक। क्योंकि इनका वर्षा जो इनमें पानी का जो स्रोत है, वर्षा और पिघली हुई बर्फ, जो हिमालय पर बर्फ है वो पिघलता है तो पानी बन के वो आता है, यानी कि वर्षा जब होता है तो पानी आता ही है, बाद में जो बर्फ होते हैं वो पिघल कर पानी बनते हैं, तो इस वजह से इनको 12 मासी नदियाँ कहा जाता है, ठीक, 12 मासी नदियाँ। सिंधु नदी, ठीक, ये हिमालय नदी तंत्र के नदी है सिंधु नदी। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तैर के कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और इसके जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। और यह गंगोत्री के ग्लेशियर यानी कि भागीरथी नाम से निकलती है, गंगोत्री के ग्लेशियर से भागीरथी नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलने से, जब भागीरथी नदी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में, तो इसको मिलने के बाद इनका नाम गंगा पड़ जाता है, ठीक। और गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, जो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद सोन, गंडक, कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और गोमती, ये सभी गंगा की सहायक नदी है, यमुना, सोन, गंडक, कोसी और गोमती। ब्रह्मपुत्र नदी, यह मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और इसे तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। इसको असम में क्या ब्रह्मपुत्र और तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यह असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है, ठीक। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बनाती है, तो असम में। उसके बाद है प्रायद्वीप नदी तंत्र, यानी कि दक्षिण भारत की नदियाँ। ये नदियाँ मौसमी होती है, यानी कि मानसून पर निर्भर रहती है, ये 12 मासी नहीं होती है। जब बारिश होता है तब ये नदियाँ में बहाव होता है, वरना नहीं होता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो गोदावरी है, इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। किस बेस पे, तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इस कारण इसको दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम है नासिक के महाराष्ट्र से होता है। उद्गम कहाँ से होता है, नासिक के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, नासिक से महाराष्ट्र, नासिक के महाराष्ट्र से गोदावरी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर के महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। और यह
इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा और कोयना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना कृष्णा नदी के ये सहायक नदियां हैं। और ये गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है कावेरी। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है। कावेरी जो नदी है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है और इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के कारण, ये चीज ध्यान रखिएगा, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है पवित्रता के कारण। उसके बाद है महानदी। ये छत्तीसगढ़ के सिवाहा से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिवाहा से निकलती है और इस पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ के सिवाहा से निकलने वाली नदी महानदी पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली। तो ये नर्मदा, जो कि अमरकंटक से निकलती है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये क्वेश्चन आता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा नदी, ध्यान रखिए, नर्मदा नदी। और इस पर क्या है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी से निकलती है। सतपुरा श्रेणी से निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। ठीक, क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और जो अरब सागर में नदियां गिरती है वो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 20 और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? यानी कि भारत की संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी है रूसी क्रांति और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद। ठीक, तो जो ये भारत के संविधान में प्रस्तावना का प्रेरित है, ये फ्रांस से प्रेरित है। ठीक, फ्रांस से। तो आइए हम लोग संवैधानिक स्रोत देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून पर अपना निर्णय दे देता है, उसको पुनः उस पर विचार करने को न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी अमेरिका से। आयरलैंड, राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो यानी कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 368 में है। रूस से मौलिक कर्तव्य। फ्रांस, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो हम लोगों का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो आप पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उनको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।